नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार की इस विशेष संवाद कार्यक्रम में। जी हाँ, संवाद आपका बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है, जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल, जनता से संबंधित सवाल, जो सरोकार रखते हैं आपसे, जनता से, समाज से। तो जी हाँ, आज हमारे टॉपिक का विषय, जो हमारा विषय है, वो है बच्चों की बीमारियों से संबंधित है। बच्चों को अपनी बीमारियों से, कोरोना जैसी बीमारियों से कैसे दूर रखें। सीजनल बीमारियां भी आ रही हैं, उनसे कैसे बचाव रखें, और अन्य तमाम लक्षण और परेशानियां जो आपके सवाल के रूप में उपलब्ध रहेंगे और उसे पूछेंगे हम अपने बीच उपस्थित एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर दिव्यांग पाठक जी। बहुत ही हाँ, रिनाउंड पेडियाट्रिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दिव्यांग पाठक जी, स्वागत है आपका इस संवाद कार्यक्रम में। ये संवाद कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, जहां ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जनता जुड़ती है, दर्शक हमारे जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, उनके मन की जिज्ञासाएं होती हैं, हम पूछते हैं उनके माध्यम से। तो डॉक्टर साहब, एक बार आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्ते बनारस। मैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक, बाल रोग विशेषज्ञ। और मैंने इसके अलावा बच्चों के सीरियस जो पीआईसीयू बोलते हैं कंडीशंस में जो इंटेंसिव केयर ट्रेनिंग है वो डिग्री भी हासिल की हुई है आफ्टर पीडियाट्रिक्स। बच्चों में एलर्जी या एस्थमा उसकी भी डिग्री हासिल की हुई है। प्लस बच्चों में पल्मोलॉजी जो फेफड़ों के रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं उसकी भी एक्सपर्टाइज हासिल की हुई है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में करीब 5 साल तक ट्रेनर और फेलोशिप्स किया हुआ है। मैंने वहाँ डिग्रियाँ ली हैं। और मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में मैं 1 साल कंसल्टेंट था। और फिर मैं बनारस आया वापस, ताकि मुझे लगा कि यहाँ के लोगों को इस तरह की दिल्ली जैसी सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरा आना यहाँ अनिवार्य है। थैंक यू। बिल्कुल सही और कहा डॉक्टर साहब ने, आपने। जी। मैं अभी वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो अभी वात्सल्य मल्टी स्पेशलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहलाता है, जो अर्दली बाजार महावीर मंदिर पे है। ये अभी डॉक्टर राजेंद्र पाठक और डॉक्टर छाया पाठक के नेतृत्व में था, लेकिन अब मैं आकर उसको टेक ओवर करके अब वो मेरे नेतृत्व में आगे उसका चयन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। और मुझे जहां तक लगता है कि आप अभी अपने ओपीडी में हैं, और ओपीडी के टाइम में आपने हमारे इस कार्यक्रम को चुना भी है और लोगों के बीच रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में अभी तक रही है, वो लोगों की रही है कोरोना से संबंधित समस्या। अभी लोग कोरोना से निकले नहीं, तब तक एक नई समस्या लोगों के बीच में एक आ रही है कि वेव 3 में बच्चों से संबंधित समस्या है। वो क्या हो सकते हैं वेव 3 की समस्याएं? कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसी परेशानियां हैं कि आपको लगता है कि बच्चों में अगर ऐसी समस्याएं दिखती है तो जरूर उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, वेव थ्री, पहले तो हम लोग को ये समझना है वेव 1, 2, 3 ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये है कि वेव 1 में जो कोरोना था वो हम लोगों ने देखा कि वो ज्यादातर हमेशा वृद्ध लोगों में या ओल्ड एज लोगों में हमेशा रह रहा था। फिर वेव टू वो आया इसलिए क्योंकि हम लोगों ने लापरवाही बरती। जब ये चीज पीक से कम हो गया था वेव 1, उसके बाद हम लोग लापरवाही बरते, हम लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए और फिर से एक मौका दिया कोरोना वायरस को कि वो वापस से उभर सके। और इस बार उसने अपने आप को थोड़ा-सा चेंज किया, जैसे कि माहौल को देखते हुए, हमारे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ को देखते हुए उसमें थोड़े से म्यूटेशंस हुए, जिसको हम लोग B1.167 म्यूटेशन बोलते हैं, जिसको डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें ये खासियत थी कि ये पिछली बार से ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता था, और अब ये कुछ एज जो मिडल एज लोग हैं, उनको ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा था। और ये जो वेव 2 था वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए भयावह था, और शायद हमारी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी जितना वेव 2 आया, और ना किसी ने इतना बड़े तौर पे वेव 2 को एक्सपेक्ट किया था। बट अब वेव 2 करीब-करीब कम हो रहा है, धीरे-धीरे कम हो रहा है, अब हम लोग नियंत्रण पा रहे हैं। बट वेव 3 का कांसेप्ट आ रहा है कि अब वेव 3 आएगा। तो वेव 2 में एक ये भी खासियत थी कि जब वेव 2 शुरू हो रहा था तो उस समय हम लोग की वैक्सीन ड्राइव भी शुरू हो रही थी। तो वैक्सीन ड्राइव के वजह से क्या हुआ कि जो फ्रंट लाइनर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं या एजेड लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीन काफी हद तक लग चुकी थी, कुछ इम्यूनिटीज आ गई थी, काफी लोग इफेक्टेड थे।
लेकिन वेव 3 में तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वेव 3 आती है तो मोस्टली सारे लोगों को या 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। बट अभी तक छोटे बच्चों के लिए जो 12 साल के नीचे या 18 साल के नीचे, 12 साल के ऊपर तक की वैक्सीन्स आ चुकी हैं, बट अभी इंडिया में लागू नहीं हुई हैं, लेकिन शायद अभी रिसेंटली लागू हो जाएंगी। लेकिन 12 साल के नीचे तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है दुनिया में, और कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं जो भी बहुत अभी शुरुआती दौर में है। तो ये एक चिंताजनक वाली बात है कि अगर छोटे बच्चों की वैक्सीन्स नहीं है, इसीलिए ये कंसेप्ट आ रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा संक्रमित होंगे या बच्चे ज़्यादा सीरियस होंगे। एक चीज़ हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमेशा से संक्रमित हो रहे थे। चाहे वेव 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आएगा अगर तो। तो बच्चे लेकिन सीरियस नहीं हो रहे थे, क्योंकि बच्चों के अंदर ऐसी इम्यूनिटी है, जो वो उसको अडेप्ट कर लेते थे, जो बड़े लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। या बच्चों के अंदर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसमें एस एक रिसेप्टर होता है, एस रिसेप्टर, वो बना नहीं होता है, जिसके कारण जिसके वजह से कोविड वायरस उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर आ पाता है। तो अगर वो बना ही ठीक से नहीं होगा तो कोविड वायरस ही नहीं आ पाता। तो इन सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे बच्चे उतने ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होते थे। बट जो भी अभी स्टडीज़ चल रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आगे भी चल के बहुत छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। लेकिन जो थोड़े एडोलेसेंस हैं, जो 12 साल, 18 साल से 20 साल तक के लोग और 25 साल तक के लोग हैं, उनको शायद ज़्यादा सीरियस चीज़ें होने की संभावनाएँ हैं। तो ये एक बेसिक बेसिक तौर पे ये कांसेप्ट है कि ये इसलिए हम लोग को उभर के आया है, जिसके लिए हम लोग को अगर वेव 3 का कुछ भी चांसेस है तो हम लोगों को तैयारियाँ पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार वेव 2 को देखते हुए ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फिर से फेस करें, और हम लोग को अगर 0.1% भी अगर डाउट है तो हम लोग को उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। बहुत सही जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। पहले वेव में देखा गया कि लोग काफी बच्चों की संबंधित बड़ी कम परेशानियां थी, वेव 2 में बढ़ी है, वेव 3 में और बढ़ने के चांसेस, जैसे आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। बच्चे जो बोल पाते हैं, 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे जिनमें अपने लक्षण प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होती है, वो तो व्यक्त कर देते हैं। 5 साल उससे कम के बच्चे जिन्हें अपने लक्षण बताने में परेशानियां होती, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें माता पिता को समझना चाहिए कि ऐसे लक्षण होने पे कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, वो डॉक्टर संपर्क करें? देखिए, बड़े लोगों में और बच्चों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने हमेशा अभी तक जो हम लोग को समझ में आया, जो कॉमन लोगों को समझ में आया है कि ऑक्सीजन लेवल देखना है, खाँसी आ रही है, बुखार आ रहा है, कि साँस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हम इसको कोरोना की तरह हम ज़्यादा मानते हैं कि शायद कोरोना हो सकता है। बट बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में कोरोना सिर्फ़ और सिर्फ़ दस्त लगने से या उल्टी होने से, या बच्चों को सिर्फ फीवर आ रहा है, भले ही खाँसी ना हो, साँस की प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो बच्चों में कोरोना के लक्षण खाँसी, बुखार, साँस तेज़ चलना, पेट खराब होना, जैसे लैट्रिन ज़्यादा पतली होना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, बहुत तेज़ सिर्फ फीवर आना, ऐसे-ऐसे लक्षण भी या बहुत ही कमज़ोर हो जाना, बहुत ही सुस्त हो जाना, इस तरह के लक्षण भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, जो एक तरीके से आप अगर सोचेंगे तो ये तो हर बच्चे की हर प्रॉब्लम में होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस तरह अगर लैट्रिन होना, ये तो पहले नॉर्मल भी होता था। ये तो हर बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम है कि पतली लैट्रिन हो गई, इन्फेक्शन हो गया। तो जी। कैसे बताएँगे कि ये कोरोना होगा? इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों को समझना कि बच्चों की टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्टिंग से ही सबसे अच्छे से आइडिया लग सकता है कि ये कोरोना है या नहीं है। टेस्टिंग में भी कोविड आरटी-पीसीआर टेस्टिंग ही ज़रूरी है, और उसको जितना जल्द से जल्द करा के पता करें कि कोरोना है या नहीं है, उतना ही भला हम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है, उतने ही अच्छे उसके आउटकम भी हैं। जी हाँ, ये देखने को मिला है कि जितने समय रहते अगर वो इलाज हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान बची है। बच्चों के संबंधित आपने ये जानकारी भी दी कि उन्हें भी अगर ये ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक बात तैयारियों की आती है डॉक्टर साहब, वेव 3 के कांसेप्ट को लेके, क्या लगता है आपको कितनी तैयारियाँ हैं सरकार की अभी
इस संबंध में वेब 3 को लेके? देखिए, वेव 3 को लेके सरकार तो खासकर बहुत एक्टिव है, जहां तक मैं जानता हूँ। वेव खासकर वेव 2 के बाद काफी, और सरकार इस बच्चों को लेके स्पेशली बहुत चिंतित है कि कहीं बाई चांस अगर किसी भी परसेंटेज या थोड़ी सी भी चांस है अगर कि बच्चे अफेक्ट होंगे, तो उसके लिए सरकारों ने काफी एक्शंस लिए हैं। जैसे एक हाल ही में एक एक्शन लिया गया है, 1 जून से ही अप्लाई हुआ है, कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने आगे बढ़ के अप्लाई किया है, उनके हॉस्पिटल्स में फ्री आरटी-पीसीआर कोविड के उन्होंने सैंपल्स भेजे हैं, टेस्टिंग सैंपल किट भेजा है। उन्होंने बोला है कि जिसको भी आप हम लोग को अगर डाउट लगता है तो हम सैंपल लें और वो बीएचयू भेजा जाए या किसी सरकारी केंद्र में भेजा जाए और उसको वो ट्रेस करेंगे। अगर इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग को ये पता चलता रहेगा कि क्या बच्चे संक्रमित होते आ रहे हैं कि नहीं। अगर संक्रमण बढ़ने लगा, तो ये हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि संक्रमण बढ़ रहा है और हम उस मुस्तैदी से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे बच्चों के नए हॉस्पिटल्स खोलने की ऑलरेडी पहल शुरू कर दी है और उसकी तैयारियाँ भी ज़ोरों-शोरों से चल रही हैं। अ, हम लोग की जैसे आईओपी की और जितने पीडियाट्रिशियंस हैं बनारस के, उनकी सरकार के साथ मीटिंग भी हुई है, जिससे हम लोगों ने डिसाइड भी किया है कि किस तरह से इसको हम लोग रोक सकते हैं, और उनके भी सुझाव थे, हमारे भी सुझाव थे। दोनों के सुझाव को मिलाकर हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको चीज़ों को रोक किया जा सकता है और कितने बेड्स की कमी है, कितने बेड्स के हॉस्पिटल और खोलने की ज़रूरत है, जिसको शायद मंजूरी भी दे चुकी जा चुकी है। या तो रही बात ये आपने सरकार की तैयारी के बारे में बताया, इसमें आप और आप जैसे डॉक्टर्स का क्या अभी योगदान है और कितना आप लोग इसके सीरियसली इसको लेके अभी चलने वाले हैं? देखिए, हम लोग बहुत सीरियस हैं। जब हम लोग मीटिंग में थे तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनके निरीक्षण में जितने भी मंत्री हैं और डीएम सर, पुलिस कमिश्नर सर, सब लोग उसमें मौजूद हैं और उनके भी बहुत वो सीरियस रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। इनफैक्ट हम लोग की जब बातें और डिस्कशंस होते थे, तो हम लोगों को टारगेट मिलता था कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरा प्लान बना के दे देना है। जैसे मैंने खुद हॉस्पिटल्स, जो बच्चों के हॉस्पिटल्स है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या-क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ों के आईसीयू और बच्चों के आईसीयू में क्या फ़र्क होता है, इन सब चीज़ों की लिस्ट बना के गवर्नमेंट को हम लोगों ने दी है, और माँग भी ऐसी थी कि 2-3 दिन के अंदर देना है। मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज़ से बहुत तेज़ी से काम कर रही है और होपफुली हम लोग समय रहते सारी चीज़ों को तैयारियाँ कर पाएँगे। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। और आप लोग डॉक्टर्स ने ही पूरे इस कोरोना से जंग जीतने में बहुत मदद की है लोगों को, और आप लोग के बिना ये संभव नहीं था कि इतनी जल्दी इस कोरोना पर एक हद तक विजय पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, इस समय जिस तरह से वाराणसी और यूपी में आप देखिए बहुत सारे लॉकडाउन के केसेस, लॉकडाउन खुलने वाले हैं। लोगों में बड़ी उत्साह का अवसर मिल गया, लग रहा है उन्हें जैसे कि अब पूरे कोरोना खत्म। कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, कुछ अगर मास्क लगा रहे हैं तो कपड़े का लगाएं या किस तरह से लगा रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मास्क की इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि लोगों के एक लॉकडाउन क्या खुला, लोगों का दिमाग खुल गया, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिया एक ही क्वेश्चन हुँ, में, हुँ, कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे-जैसे लॉकडाउन धीरे-धीरे खुल रहा है, तो लोग अब कम सतर्क रह रहे हैं। हम लोग को ये समझना होगा, यही गलती हम लोगों ने पिछली बार भी की है, जिसकी वजह से हम लोगों को भयावह वेव 2 का सामना करना पड़ा, और हम लोग की ज़िम्मेदारी बनती है, और हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये गलती वापस ना दोहराएँ, क्योंकि हुँ, कोरोना वायरस अभी भी हमारे बीच में और हमारे साथ घूम रहा है। अगर उसको एक मौका और मिलता है, तो क्या पता वो फिर से अपने आप को रूप बदल के और भयावह तरीके से आए। इसके जी, लिए हम लोग को हर सबको मिलकर प्रॉपर प्रिकॉशंस, जो भी प्रिकॉशंस हम लोगों को समझाए गए हैं, सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, या हम लोगों ने समझा है, जो गवर्नमेंट ने बताए हैं, गाइडलाइंस निकाली हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉकडाउन हट भी जाता है और सारी मार्केट्स खुल जाती हैं, तो भी हम लोगों को कुछ बेसिक प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान से पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या
हम लोग खुद की भी अगर अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो इस चीज को सीरियसली फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि क्या किया जाए, क्योंकि हमेशा से ये हम लोग को तो जब से 1 साल हो गया है, हम लोग लोगों को बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है, सब लोग अपने आप को नॉलेजेबल कर रहे हैं कि कैसे प्रिकॉशंस लेना है। तो बेसिक प्रिकॉशंस हम सबको पता है कि हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है और भीड़ से दूर रहना है। ये 4 चीज तो हमको पता है, लेकिन क्या ये चीज सही तरीके से की जा रही है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक एक करके मैं पॉइंट उठाऊंगा और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जी सबसे जी। पहली चीज कि मास्क मास्क का यूज इसलिए होता है कि हम लोग के जो थूक निकल रहा है या जो हमारे मुंह से जो कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है उसको हम रोक सकें, या दूसरों के जो हवा में वायरस है उसको हम न लें। तो दो हम्म। तरीके के मास्क हमारे पास जनरली अवेलेबल है, एक तो N95 और एक जो 3 लेयर जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, और तीसरा जो कपड़े के मास्क चलते हैं। तो कपड़े के मास्क जनरली उतने इफेक्टिव नहीं है। अगर आप प्रॉपर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की बात करें तो कपड़े के मास्क आप तब यूज कर सकते हैं जब आप खुले में हैं और आप बाहर जा रहे हैं, पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, लेकिन दूरी मेंटेन करते हुए। इसमें मास्क पहनने में एक खासियत बहुत जरूरी है कि जब भी हम मास्क पहने तो मास्क का सील हमेशा टाइट होना चाहिए, ये पूरा टाइट होना चाहिए। क्योंकि मास्क हम क्यों पहन रहे हैं कि हमारे जो सांस है वो फिल्टर होके बाहर जाए, या जो भी बाहर का हवा है वो फिल्टर होके हमारे अंदर आए। अगर कहीं भी लीकेज है तो वो एयर तो डायरेक्ट हमारे अंदर आएगी या मेरी एयर डायरेक्टली बाहर जाएगी, तो मास्क की इफेक्ट खत्म हो जाती है। जी। तो जैसे अगर हम देखें कि अगर मैं मास्क इसको अच्छे से अगर पहनता हूँ, मास्क को, और दर्शकों, आप अगर मैं, देखिए कि किस तरह से मास्क का सही तरीके से यूज करना है, कैसे आपको लगाना है, वो डॉक्टर साहब आप सबके बीच एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बता रहे हैं। जी। तो जैसे हमने मास्क पहना तो मास्क को हमेशा टाइट रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने मास्क पहना, अपने इस मास्क को टाइट किया हर तरफ से पीछे से। और ये चीज देखना जरूरी है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो मास्क भी चिपकना जरूरी है। अगर चिपक नहीं रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। जैसे मैं दिखाता हूँ, हम्म। देखिए जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मास्क चिपक रहा है, इसका मतलब कि कहीं लीकेज नहीं है। मेन लीकेज यहाँ से होती है क्योंकि नाक का एरिया है, इसलिए पिन होना बहुत जरूरी है जिसको हम दबा के रखें और इसको सील करके रखें। नीचे जी भी एकदम सील टाइट होना चाहिए। यही चीज हमारी सर्जिकल मास्क में भी होता है। सर्जिकल मास्क में हालांकि ये चीज डिफिकल्ट होती है कि इतनी अच्छी हम सील इसको बना पाए, अ, लेकिन फिर भी अगर आप पिन वाली सर्जिकल मास्क यूज करते हैं जिसमें पिन बनी हुई है, जिसमें आप उसको मोड़ के ऐसे रख सकते हैं, जी। तो सर्जिकल मास्क में भी आप उसको लगाकर उसको ऐसे पिन बांध कर इसको टाइट कर सही, पिन लगाकर टाइट यानी कर ये सकते हैं। पोर्शन आपका, ये नाक के ऊपर वाला हाँ, पोर्शन दबा होना चाहिए। दबा होना हवा चाहिए का, आपका। हाँ, हवा का आपको एक ट्राई पैकिंग होनी चाहिए। आपको ट्राई करना है कि ये हवा बिल्कुल न जाए। और एक चीज बहुत जरूरी है, नाक और मुंह दोनों ही हमेशा कवर होना चाहिए। ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम्म। कई लोगों को मैंने देखा है ये ऊपर है, बोलते टाइम वो नीचे कर लेते हैं, ये जी। भी गलत है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम मास्क पहन रहे हैं हम्म। तो जैसे मास्क मैंने पहना हुआ है तो हमेशा मास्क को आगे से नहीं पकड़ना है। क्योंकि जनरली हम लोग का नॉर्मल क्या है, अगर कुछ भी हुआ मास्क ऐसे कर दिया या ऐसे पहन लिया, ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए बाहर हैं या कहीं भी हैं, तो जो भी कोरोना वायरस होगा वो तो यहीं पे चिपकेगा ना पहले। जी अगर आपने इसको पकड़ लिया तो कोरोना वायरस आपके हाथ में आया, और आपने एक बार ऐसे कर दिया तो कोरोना वायरस आपके अंदर से गया। तो आपके मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा बीच बीच में हैंड सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर्स के कुछ अच्छे क्वालिटी वाले सैनिटाइजर्स को लीजिए, जो 70% इथेनॉल हो, प्रोपाइल अल्कोहल हो, इस तरह के कुछ ब्रांड्स अच्छे आते हैं जो केमिकल्स अच्छे हो, वो आपको सैनिटाइज करिए। हैंड वॉशिंग आपको प्रॉपरली करनी है। जब भी आप घर से बाहर जाएं या किसी चीज को घर से बाहर छुए तो भी हैंड सैनिटाइज करना है।
तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि एक आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की एयर हमेशा बहती रहनी चाहिए। एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, दरवाजा है, पंखा है और खिड़की है। अब आपने एसी चलाया हुआ है, एसी भी है, एसी चलाया हुआ है, एसी चलाया हुआ है, लेकिन हवा तो घूम रही है कमरे के अंदर, लेकिन कमरे के अंदर ही है वही हवा बार बार घूम रही है। अब एक आदमी आता है अंदर, एक सिगरेट पी के जाता है, चला जाता है। दूसरा आदमी आता है, सिगरेट पीता है, चला जाता है। तीसरा आदमी आता है, सिगरेट पीता है, चला जाता है। आपको लगता है कि धुआं कहीं बाहर जा रहा है? धुआं वहीं वेंटिलेट पे है। होता है, उसी में रोटेट होता होगा। लेकिन वही चीज अगर आपने खिड़की खोल दी, पंखा चला दिया, दरवाजा खोल दिया, तो चाहे कितने लोग आके सिगरेट पी के चले जाए, धुआं हमेशा बाहर चला जाएगा। वही चीज आप कोरोना वायरस की तरह समझे। कोरोना वायरस हवा में है, तो कोरोना वायरस को हवा में नहीं रहने देना है अपने पास। आप हमेशा खिड़कियां, दरवाजे, पंखे खोल के रखें। घर को जितना हवा चल रही है, जितनी तेजी से हवा चल रही है, उसको खोल के रखें कि बाहर की हवा अंदर, अंदर की हवा बाहर जाए। इनको जनरली बोलते हैं 3 से 4 बार ये एक्सचेंज होना चाहिए, जो जनरली एक पंखे से और अपने अगर अपने आसपास की खिड़की और दरवाजों को खोल के रखें तो ये अचीव हो जाता है, जो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिससे आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। हाँ, भीड़ में जाने से पहले भीड़ में ना जाएं। कहीं अगर आप शॉप्स में जाते हैं तो किसी भी चीजों को टच करते हैं तो अगर टच करते भी हैं, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, टच करते भी हैं तो प्लीज अपने उस हाथों से अपने नाक या मुंह को न छुएं। उससे पहले आप सैनिटाइज करें या हैंड वॉश करें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को समझनी है। अब बच्चों के ऊपर आते हैं कि बच्चों के साथ हम क्या करें, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम ये सब चीजें नहीं समझा सकते। तो बच्चों के साथ क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 8 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनकी केयर तो किसी एक बड़े को करनी ही पड़ेगी। भले ही वो बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो, या एक, जैसे कि मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ और मेरा बच्चा 1 साल का है, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मेरा बच्चा 1 साल का है और मैं ही सिर्फ उसको अभी उसका ख्याल रखने के लिए हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आइसोलेट हो जाऊं और मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं। बच्चे समस्या को ये तो बहुत देखने को मिली है डॉक्टर साहब कि पेरेंट्स लोग घबरा जाते हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव बच्चा निकल गया तो उसकी देखभाल कैसे करें, कहीं उन्हें हाँ, पेरेंट्स को समस्या ये वायरस कहीं चपेट में ना ले। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। और इसका जवाब और इसका समझना बहुत जरूरी है कि इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। जी। अगर आपके बच्चे को कोरोना हो जाता है तो जनरली बोलते हैं कि आइसोलेट करें। हाँ, आइसोलेट करना जरूरी है क्योंकि वो किसी और को फैलाए ना। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो केयर टेकर है, उसके साथ उसको आइसोलेट करें। केयर टेकर को फुल प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। मास्क पहनना पड़ेगा, गाउन पहनना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा। जब भी बच्चे के साथ रहे, बच्चे को कोई चीज छुए, बच्चे की खाना खिलाना है या डायपर चेंज करना है या कुछ उसके साथ खेलना है, उसके साथ रहना है, आप खिड़की दरवाजे खोल के रखें, उसके साथ खेलिए, करिए, जी। जो उनकी सेवा है उसकी करिए, लेकिन अपने प्रिकॉशंस को बना के रखिए। आप मास्क को पहनिए, हैंड वॉश हम्म। करिए। जब भी बच्चों को छुए, उस उनकी चीजों को, जैसे उनके बर्तन को छू रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उसके बाद आप प्रॉपर हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज हम्म। करिए, मास्क पहने रहिए। अब जैसे कुछ नवजात शिशु हैं जो अगर पैदा होते हैं और उनकी मदर को वो कोविड पॉजिटिव है, तो अब क्या करेंगे? वो तो, उनको तो दूध पिलाना है, तो दूध पिलाना जी। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दूध पिलाना नहीं छोड़ना है। आपको बच्चे को दूध पिलाते रहना है। इनफैक्ट अब स्टडीज कह रही हैं कि माँ को अगर इन्फेक्शन है तो उस माँ का जो एंटीबॉडी बनेगा वो माँ के दूध के थ्रू बच्चे के अंदर जाएगा, जो उसको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगी। मुझे लगता तो है ये इस टॉपिक पर डॉक्टर साहब, मैं फिर से आप इस बात को रिपीट करिए क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही ज्वलंत टॉपिक है कि माँ से बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। तो आपने जो बताई है बात, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि दर्शक अभी चूंकि लाइव है और कई सवाल इसमें आ चुके हैं, तो इस चीज को फिर से एक बार रिपीट करके लोगों को बताएं। देखिए, एक चीज है कि माँ अगर पॉजिटिव है और नवजात शिशु है, तो क्या नवजात शिशु पॉजिटिव होने के चांसेस हैं? जी। हाँ, हैं।
लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो इसका उल्टा इफेक्ट भी आ सकता है। जैसे हम्म। कैसे? माँ को हमेशा एक तो मास्क पहनना होगा, गाउन पहनना होगा, हैंड वॉश करना होगा और तब अपने बच्चे को नर्सिंग देनी है या दूध पिलाना है। अगर माँ प्रॉपरली मास्क पहनती है तो उसके साथ से बच्चे को संक्रमण होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लस हम्म। जो माँ के अंदर जो इन्फेक्शन है, उससे वो जो एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी आपके माँ के दूध में भी जाती है और वो माँ के दूध से बच्चे में जाती है। तो बच्चे में भी कोविड की एंटीबॉडी बन जाती है, यानी जिसकी वजह माँ से के दूध अगर फीडिंग करा रही है तो उसको रोके नहीं, वो जारी रखें। इससे हो सकता है कि हो क्या सकता है, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि उससे एंटीबॉडी बच्चे में भी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, उससे इनफैक्ट अगर माँ पूरे 6 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो जी। एक तरीके से 6 महीने तक आपका बच्चा सेफ है कि उसको कोरोना नहीं होगा, अगर आप कोरोना संक्रमित हैं। तो एक तरीके से ये उल्टा है कि आप अगर कोरोना संक्रमित हैं और आप प्रिकॉशन सही से ले रहे हैं और आप अपने माँ के दूध पिला रहे हैं, तो बच्चे को चांसेस कम है कि उसको कोरोना होंगे। और अगर बच्चे को कोरोना है तो भी आपको यही करना है कि आपको, क्योंकि बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकते, तो बच्चे को आपको नर्सिंग करनी होगी, उसका केयर करना होगा। आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि आपको मास्क पहनना होगा, हैंड वॉश करना होगा बच्चे को छूने से पहले, छूने के बाद, और गाउन्स पहनने होंगे। ये सारी बेसिक प्रिकॉशन रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने कि नवजात शिशुओं को किस तरह से, अगर कोरोना हुआ है या उनकी माँ को कोरोना हुआ है, तो कैसे देखभाल करें, और बच्चे को किस तरह से अपने ध्यान रखें उनके स्वास्थ्य का भी। डॉक्टर साहब कुछ सवाल भी हैं, मैं इस बीच में पूछता हूँ कि एक संजय जी हैं, उन्होंने पूछा कि ब्लैक फंगस की समस्या और उसके समाधान, सावधानियां। यानी आज के सीन में एक ब्लैक फंगस भी बड़ा केसेस काफी देखने को मिले हैं। तो इनका सवाल है कि ब्लैक फंगस से किस तरह से बचा जाए, या क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनसे ब्लैक फंगस होने की संभावना दिख सकती है। देखिए, ब्लैक फंगस अभी नई बीमारी नहीं है, ये पहले से है। और ब्लैक फंगस एक्चुअली हमारे बॉडी में नाक में नॉर्मली रहता है। जी। ये जब हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उसके साथ साथ अगर हमारा इम्यूनिटी के साथ भी छेड़खानी होती है, इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ इम्यूनिटी का रिस्पांस बदल जाना, प्लस हमारे जैसे कि अब एक समझिए कि एक किसी को कैंसर है, उसकी भी तो इम्यूनिटी हम लोग स्टेरॉइड या ये सब देके कम करते हैं, उसको ब्लैक फंगस तो नहीं होता। जी। कोविड में क्यों ब्लैक फंगस हो रहा है? हम लोग इतना ज्यादा स्टेरॉइड तो नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ कुछ केसेस में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, पर इतना हम्म। ज्यादा स्टेरॉइड दे के हम लोगों ने इम्यूनिटी कम नहीं की, तो इसमें ब्लैक फंगस कैसे हो रहा है? जी। इसमें दो तीन कारण हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी कम करने से ही नहीं होता, उसके साथ साथ आपकी साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की चीज होती है। जैसे कि कुछ आपके कण होते हैं जो आपके बॉडी को खुद डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अगर उसका तूफान आ जाए आपके शरीर में, और उस टाइम आप अपनी इम्यूनिटी को आप एकदम कम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपकी जो खून की नलियां हैं उसमें भी ब्लॉकेज आ रही है, तो ये सब दो तीन मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर उस ब्लैक फंगस को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो एक्टिवेशन के बाद ब्लैक फंगस फैलने लगता है। तो ब्लैक फंगस जनरली नाक साइनसेस के अंदर रहता है, वहां से फैलना शुरू होता है, आंख में जा सकता है और ब्रेन में जा सकता है। जनरली ब्लैक फंगस अगर होता है तो इसको हम लोग बहुत ही खराब सिचुएशन मानते हैं, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन मानते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है जनरली एम्फोटेरिसिन भी, एंटी फंगल्स है, और भी दवाइयां हैं, पोसाकोनाजोल, और भी दवाइयां हैं वैसे, लेकिन उसके डिटेल से मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक इससे जी। बचने का सवाल है, इसमें ये है कि आप जितनी जल्दी कोरोना का टेस्ट कराकर, आप जितनी जल्दी इसके ट्रीटमेंट में ढिलाई न करें, उतना कम चांसेस है कि आपको ब्लैक फंगस होगा। और प्लीज आप सिर्फ प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। ऐसा ना हो, क्योंकि क्योंकि अब तो ये सबको आइडिया लग गया है कि स्टेरॉइड से ठीक होना है, लेकिन स्टेरॉइड कब देना है, कितने दिन बाद देना है, कितनी डोज में देना है, कब तक देना है, कब बंद करना है, ये बहुत जरूरी है। और इसी के कुछ लापरवाही से कोविड में ब्लैक फंगस ज्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप
इसको ट्रीटमेंट करें और इसमें सतर्क रहें और जल्दी इसको पकड़ में आए। अपने ये ना सोचे कि अगर मुझे सर्दी खांसी है तो मुझे कोविड नहीं हो सकता, या हम वेट करेंगे 7-8 दिन तक उसके बाद देखेंगे। ऐसा नहीं है, कोविड टेस्ट कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब। और संवाद जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य भी यही है कि आप जैसे एक्सपर्ट के द्वारा सही उचित जानकारी हमारे दर्शकों के बीच तक पहुंच सके। और अगला सवाल इसमें है डॉक्टर साहब की आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक पर्सन। लॉकडाउन ओपन है, देन व्हाट्स द पर्सन केयरफुल। इस पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये सवाल ले रखा है। हाउ नहीं, द इसमें इस सवाल में जी एक एक ये है जी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक पर्सन और सिक चिल्ड्रन। जी। सिक पर्सन तो हम लोग को हाँ, अभी तक ये आइडिया एडल्ट्स लग के गया बारे है। में भी इन्होंने पूछा। जी 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 हाँ, एडल्ट्स जी के बारे में पूछा है। एडल्ट्स के जी बारे में तो हम लोगों ने काफी हद तक चर्चा की हुई है और बहुत जी शो में इसमें भी की हुई है, काफी टाइम जी। से चल रहा है। हम्म। बच्चों में थोड़ा डिफिकल्ट है। बच्चों हम्म में क्या होता है कि अगर हम बुखार 1 से 2, 103 हम्म के ऊपर जा रहा है और लगातार 2 से 3 दिन से ज्यादा जा रहा है, हम्म तो ये हाई रिस्क फैक्टर है। बच्चे को लगातार लैट्रिन हो रही है, बुखार बहुत तेज है, हाई रिस्क फैक्टर है। हम्म बच्चे को अगर झटके आ रहे हैं या बच्चा बहुत सुस्त होता जा रहा है और फीवर आ रहा है, तो ये जी। हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ टेस्ट आपको अर्ली कराने पड़ेंगे, उससे भी डिसाइड होता है कि ये हाई रिस्क फैक्टर में है कि नहीं है। तो हम्म सिर्फ कोविड एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। कोविड होने के बाद अगर बच्चा ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ ऐसे पीरियड तक रिस्क फैक्टर रहते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि पहले बच्चे को कोविड था, माइल्ड था, ठीक हुआ, बाद में फिर से फीवर आने लगा बहुत तेज। तो हमारे मन में रहता है कि ये कोविड नहीं होगा, अब तो कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन अब जी हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो उसको हल्के में ना लें। ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में भी जा सकता है और ये ज्यादा खतरनाक होता है, और ये इस पे हम लोग को सावधानी बरतनी ज्यादा जरूरी है। तो हाई ग्रेड फीवर मतलब बहुत तेज फीवर, 102, 103, 2 से 3 दिन से ज्यादा, आंखें लाल होना, बॉडी पे रैशेज आना, और बहुत ज्यादा लैट्रिन या पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये सारी चीजें एक दर्शाती हैं कि, या हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि बच्चे को बहुत हाई रिस्क है सीरियस होने के लिए, और आपको ये अर्जेंटली किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पोस्ट कोविड पीरियड आपने जो बताया डॉक्टर साहब, तो ये कोविड होने के कितने दिनों तक के बीच में प्रिकॉशन का एक वक्त होता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक ये डेज नहीं है कि हम्म इसको मैं 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक बोल सकूं। कोविड अगर आपको हुआ है तो जनरली कोविड 7 से 14 दिन तक में सॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इन्फेक्टिविटी पीरियड 14 दिन के बाद काफी हद तक खत्म हो जाती है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम्स चलती हैं, जैसे अगर उसके बाद भी 10-15 दिन तक, या इनफैक्ट पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं या लॉन्ग कोविड बोलते हैं, कि कोविड होने के बाद भी 2 या 3 या 4 महीने तक कोविड की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, क्योंकि जो कोविड ने डैमेज आपकी बॉडी में किया है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, और बॉडी उतना, आपको लगता है कि हम तो नॉर्मल हो गए हैं, हम चलेंगे, हम भागेंगे, लेकिन आप भाग नहीं पाते, चल नहीं पाते, आपको सिर दर्द होता है, वीकनेस होती है, आपको समझ नहीं आता, डिप्रेशन होता है, बहुत कॉमन है कि स्ट्रेस होता है। ये सब चीजें बहुत कॉमन पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स में आते हैं। ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स में भी आ सकते हैं जब बॉडी का इम्यूनिटी आपके खिलाफ एक्ट करने लगता है। तो इनिशियली क्या करता है कि वायरस आता है, आपके बॉडी को अटैक करता है, बॉडी की इम्यूनिटी आपको, वो वायरस के खिलाफ लड़ती है। वायरस क्या करता है कि एक तरीके से आपके इम्यूनिटी को बरगला देता है और आपकी इम्यूनिटी को आप ही के खिलाफ मोड़ देता है। और जब वायरस मर जाता है या ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं और ये इम्यूनिटी आपके खिलाफ लड़ने, आप ही के बॉडी के खिलाफ लड़ने लगती है, तब ये सिचुएशन ज्यादा सीरियस होती है, जिसको हम लोग आज के जमाने में MIS-C भी बोलते हैं, या पोस्ट कोविड सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस की तरह भी इसको आ रही है, और ये बहुत सीरियस है, जिसमें इसमें स्टेरॉइड का रोल बहुत ज्यादा होता है। MIS-C पर भी एक सवाल है डॉक्टर साहब कि MIS-C क्या है। इस पर भी 2-4 रोज पहले से ही कुछ मीडिया पे इस पर भी एक चर्चाएं आनी शुरू हो गई हैं। MIS-C कौन सी एक ऐसी विधा है, ये ऐसी बीमारी, ये ऐसी कौन सी विधा है जिसे लोग, क्या इससे लोगों को डरना चाहिए, या सावधानियां या कुछ ऐसे उपाय जिनसे ये MIS-C की समस्या से दूर हो सकते हैं?
देखिए, MIS-C का मतलब होता है कि मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिस्टमिक कोविड सिंड्रोम, जी। मल्टी इंफ्लेमेटरी सिस्टमिक कोविड सिंड्रोम। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि MIS-C, जैसे मैंने बताया कि MIS-C के डेफिनेशन में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि जैसे कि बच्चे 19 साल से नीचे हो, 3 दिन से ज्यादा हाई ग्रेड बुखार आ रहा हो, आंखें शायद लाल हो रही हो, बॉडी पे रैशेज आ रहे हो, कहीं कुछ ब्लीडिंग हो, कुछ डी डाइमर, CRP, IL-6, इस तरह के कुछ जो टेस्ट है होते हैं वो बड़े हुए हो, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगे, बच्चे के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि कोई और इन्फेक्शन की वजह से तो ये ना हो, कोविड पहले हुआ हो, ये भी काफी इनफ है हमारे लिए कि कोविड अगर पहले हुआ है, उसकी एंटीबॉडी है और ये सारी चीजें आ रही है, तो MIS-C हो सकता है। MIS-C में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट का इन्वॉल्वमेंट होना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि अगर लैट्रिन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ये भी MIS-C है। तो MIS-C का क्या मतलब है, ये लक्षण का क्या मतलब है? MIS-C का बेसिकली मतलब यही है कि जो मैंने अभी आपको समझाया है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके खिलाफ जब लड़ने लगती है, तो कुछ लक्षण आते हैं बॉडी में। वो लक्षण को कैटेगराइज किया गया है और उसकी कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। उस सेट ऑफ रूल्स को MIS-C का नाम दिया गया है। MIS-C जनरली एक सीरियस बीमारी के तौर पे देखा जाता है, और MIS-C का अगर डायग्नोसिस किया गया है, तो इसका मतलब वो बात सीरियस है और उसको ICU की, या उसको तुरंत की तुरंत उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, और प्रॉपर आप एक इंटेंसिविस्ट या किसी डॉक्टर से सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। हाँ, यानी इसको अगर गंभीरता से MI लेने की बहुत जरूरत है। हाँ, इसको गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भयभीत हो जाएं। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं पहले से ही, तो आप MIS-C तक न पहुंचे। यही हमारी वो है कि MIS-C के केसेस कम हो। थर्ड वेव का पूरा कंसेप्ट ही ये है कि MIS-C जैसे केसेस न हो। अगर MIS-C जैसे केसेस हैं, तो पर्याप्त हमारे पास बेड्स हो, क्योंकि बच्चों के ICU के बेड्स बहुत कम है। वो पर्याप्त बेड हो, पर्याप्त डॉक्टर हो और पर्याप्त स्किल्स हो, ताकि उसको ट्रीट किया जाए। तो ये एक मोटा मोटा MIS-C के बारे में है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक हैं अनीता जी, इन्होंने पूछा, आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ शुड चिल्ड्रन वेयर मास्क ड्यूरिंग द कोविड-19? बड़ी समस्या है, बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। तो वो दे- कैसे, इनका एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि कैसे पहनाए बच्चे को? देखिए, पहले तो एक CDC और WHO की गाइडलाइंस है कि 2 साल के नीचे के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है, क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल के बच्चे अगर उनकी बाई चांस अगर मास्क पहनने से कहीं सांस लेने में दिक्कत आती है, तो शायद वो मास्क हटा ही ना पाए। हम्म। तो एक ये बड़ी समस्या है, इसलिए 2 साल के नीचे के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना होता बहुत उनको। आप महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 2 साल से नीचे के बच्चों को अधिकतर देखा गया पेरेंट्स लगा देते हैं उनको मास्क और लेके गोद में लेके चलते, तो उन्हें मास्क की जरूरत डॉक्टर साहब ने भी बताई है कि उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो वो हटा भी नहीं सकते। जी। तो इसलिए 2 साल के नीचे के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है। उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। दूर रखिए, घर में के अंदर रखिए, बाहर न जाने दें। हम्म। अ, दूसरी बात यह है कि जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनमें आप मास्क पहना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे कि कुछ अब कंपनीज क्लॉथ के बच्चों के साइज के मास्क भी बनाने लगे हैं। तो वो वाले मास्क आप कॉटन के या कपड़ों के मास्क, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर मास्क यूज कर सकते हैं। उसमें ये चीज जरूरी है कि नाक और मुंह कवर रहे। हाँ, अब जो आप ये बोलेंगे कि बच्चे मास्क निकाल देते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? तो देखिए, ये कुछ ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप बच्चा अगर 3 साल का है, 4 साल का है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो मास्क निकाल देगा। तो उसकी जगह आप ये उसके पीछे ना पड़े कि मास्क पहने पहने और उसको बाहर घुमाएं। इससे अच्छा है कि आप घर के अंदर बैठें और प्रिकॉशंस लें। आप खुद प्रिकॉशंस लें, क्योंकि सिर्फ बच्चे के मास्क पहनने से सब कुछ बचाव नहीं होगा। समझ लीजिए, बच्चा तो घर के अंदर है,
आप बाहर जा रहे हैं और आपने अच्छी जी, प्रिकॉशन नहीं ली, तो आप भी कोविड ला के बच्चे को दे सकते हैं। बहुत बड़ी तो बात बताई। जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको भी उतना ही सावधान रहना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बच्चे के मांस पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों पे हम पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते। हाँ, अगर अगर बच्चा समझ सकता है, बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, या जितने भी साल का बच्चा हो, और अगर ये चीज समझ जाता है कि मास्क नहीं निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप मास्क पहना सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि मास्क पहनाकर एक्सरसाइज या जिम या दौड़े ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या थकते हैं तो सांसें तेज चलती हैं, और मास्क से कहीं न कहीं आपकी सांसों में जितना फ्लो आना चाहिए वो फ्लो नहीं आता। तो हम्म। लंग्स पे बहुत ज़ोर पड़ता है, और उस लंग्स के ज़ोर पर भी लंग्स खराब होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी कभी आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, या बच्चों को भी अगर मास्क पहनाए हैं और बच्चों दौड़ रहा है, खेल रहा है फील्ड पे, तो ट्राई करें कि उसको मास्क न पहनाए और तब खेलने दें। बहुत सही जानकारी और संवाद के माध्यम से सार्थक आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मास्क अधिकतर लोगों को आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो मास्क पहन के एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। तो जब वॉक के कंडीशन को पूछते हैं कि जहाँ लोग डेली वॉक करते हैं, उन्हें किस तरीके के मास्क आप सजेस्ट करेंगे कि सुबह अगर वो वॉकिंग करते हैं तो? देखिए, मास्क में एक चीज है कि जो पहले था, एक यहाँ पे एक वॉल्व हुआ करता था, जी, जो अभी भी है। जी। वो मास्क तो नहीं यूज करना है किसी को भी, क्योंकि वो वॉल्व का मतलब ये है कि आपकी सांस बाहर जा सकती है, आप शायद हम्म, बच जाएं। बट अगर बाय चांस अगर आपको कोविड है, क्योंकि 80% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनको कोविड है भी कि नहीं है, हम्म, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव होते हैं। तो जी, ये फिल्टर वाला मास्क नहीं पहनना है, वॉल वाला मास्क नहीं पहनना है, आपको इस तरह के हम्म, मास्क पहनने होंगे। हम्म, और आपको मास्क वही नॉर्मल पहनने हैं जैसे मास्क आपको मार्केट में मिल रहे हैं, N95 मास्क हो या क्लॉथ मास्क हो। अगर आप हम्म, बाहर जा रहे हैं, खुला एरिया है, तो क्लॉथ मास्क भी इनफ है। अगर आप हम्म, लोगों के पास में या जमावड़े में नहीं है, बंद जी, कमरे में नहीं है, तो हम्म, क्लॉथ मास्क भी काफी हद तक यूजफुल रहता है। जी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फिर ठीक है, सांस नहीं फूलनी चाहिए। अगर आप इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपकी सांसें तेज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मास्क निकाल देना चाहिए और ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पे संक्रमण या संक्रमित होने के चांसेस कम है। बहुत सही जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। आपके तमाम दर्शक हैं जो आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं। और इसमें है त्रिपाठी और लोकेश चोपड़ा जी, आपको उन्होंने कहा ही इज अ ग्रेट काउंसलर। और तमाम लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, योगेश जी हैं, और बड़ी लंबी लिस्ट है इसमें। हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी हैं, आपको बनारस में आने के लिए स्वागत किया है, और बहुत अच्छी जानकारी के लिए आपको थम्स अप भी किया हुआ है। एक और थैंक यू, जानकारी, थैंक यू। एक और सवाल है अमित सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, बड़े उम्र के लोग कोविड 19 से बचाव हेतु और इम्यूनिटी बढ़ने के लिए तो कई तरह की दवाएं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बच्चों के लिए भी है क्या? सवाल वाजिब है कि लोग सब अपने आप को तो इम्यूनिटी मेंटेन करने के नाम पे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। बच्चों के लिए क्या ऐसी चीजें आप सजेस्ट करेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ इनका कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ये सोच रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, एक्चुअली ये कंसेप्ट सही नहीं हम्म, है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई बहुत खास दवाई नहीं बनी है आज तक। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड के टाइम में आप 7 दिन में कोई दवाई खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजों में, हाँ, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपकी बेसिक इम्यूनिटी का नेचर, एक्सपोजर, बहुत सारी चीजें बीच में होती हैं। आपका इम्यूनिटी कैसे है, उसमें बहुत बड़ा रोल है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल का। यही सबसे आपका मेजर रोल है। अगर आपकी डाइट, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, आप फाइबर डाइट हाई है, जैसे कि आप फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, सैलेड ज्यादा खाते हैं, आप नियमित रूप से नियमित तरीके से खाते हैं, आप मोटा ऑयली चीज ज्यादा कम खाते हैं, जंक फूड बाहर की चीज कम खाते हैं, और नियमित रूप से थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, और इस तरह की चीजें हैं, फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी। जी, जहां तक आप सोच रहे हैं कि कोई दवाई लेके इम्यूनिटी हाई कर सकता है, वो उसी केस में होता है जब किसी के बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी हो। अगर किसी के बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी है, तो वो विटामिन्स लेकर
वो अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट अप कर सकता है। ज्यादातर लोगों में विटामिन्स की कुछ कुछ कमी होती है, इसलिए डॉक्टर्स मल्टीविटामिन्स एडवाइस करते हैं। बट ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि मल्टीविटामिन लेकर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, ये गलत नोशन है। तो हाँ। पहले चीज ये क्लियर किया जाए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं आती। दूसरी बात कि बच्चों के मामले में भी यही सेम कंसेप्ट लागू होता है कि आपको उसकी उनकी डाइट का ख्याल बहुत ध्यान रखना होगा। उनको ज्यादा पानी पिलाना है, ज्यादा फ्रूट्स खिलाना है, ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां की तरफ लेके जाना है। जंक फूड खत्म करें, कम बाहर के फूड बंद करें, ऑयली चीजें ना दें, जो मैदे की चीजें ना दें, सैलेड खिलाएं, नट्स और ये सारी चीजें भी न्यूट्रिशियस चीजों में आती हैं। अगर बहुत बच्चा छोटा है, जैसे कि अगर बच्चा 6 महीने से कम है, तो सिर्फ माँ के दूध पे रखें। उससे अच्छी इम्यूनिटी उसको कभी नहीं मिल सकती। आप माँ के दूध से अगर पाउडर के दूध पे जाते हैं, या गाय के दूध, जो गाय का दूध तो बिल्कुल भी 6 महीने के बच्चे के नीचे नहीं देना चाहिए। बट अगर गाय का दूध या पाउडर के दूध पे जाते हैं, तो उससे इम्यूनिटी कम होती है कंपेरेटिवली, कि अगर आप माँ का दूध पिलाते हैं तो। क्योंकि माँ के मुझे इसका मतलब ये है कि माँ के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बच्चे के पास जा रही है। तो माँ ने जो अपने 20-30 साल में जितनी इम्यूनिटी गैदर की है, उसका काफी हद तक पोर्शन माँ के दूध से बच्चे में चला जाता है, जो उसको जिंदगी भर के लिए उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि इम्यूनिटी के लेके काफी तमाम लोग ऐसे ऐसे चीजें नुस्खे अपना रहे हैं टीवी चैनल पे देख के। और आपने बहुत सही जानकारी दी कि अगर स्वस्थ इंसान है तो अपनी दिनचर्या, जीवन शैली और खान पान से ही इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर साहब में बेहतरीन जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। तमाम सवाल हैं डॉक्टर साहब आपके लिए, और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है, आपके लिए आभार लोगों का बढ़ता जा रहा है। इसमें एक सवाल मैं एक और ले रहा हूँ। अगला सवाल है ये कि हाउ मच, पंकज पांडे जी इन्होंने कहा, हाउ मच चांसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कोविड बाय द सरफेस और फूड पैकेजेस। देखिए, सरफेस सरफेस जी। सरफेस और फूड पैकेजेस, जैसे सरफेस या छूने से जो चांसेस होते हैं, इसको जैसे इसको प्रोसेस को बोलते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि ना के बराबर होते हैं। जो सर्च रिसर्चेज हुई है, वो 1% से भी कम के चांसेस बताए गए हैं कि अगर आप छू के कोविड फैलेगा। मोस्टली कोविड मैक्सिमम टाइम आपके नाक और मुंह से जो सांस से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, थूक निकलता है, या जो कोविड आपके हवा में रह जाता है, एरोसोलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो अगर आप किसी डायरेक्टली इनहेल करते हैं, डायरेक्टली अपने जी। नोज या लंग्स में, तो वो मैक्सिमम वही है ट्रांसमिशन का तरीका। जो छू कर आप बोल रहे हैं, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि कोविड का वायरस का एक्टिवेट होना कौन से सरफेस पे, कितने टेम्परेचर पे, कितनी ह्यूमिडिटी पे, सरफेस का टेक्सचर कैसा है, सरफेस कितनी देर तक वो वायरस सरफेस पे है, इन सब चीजों पे सरफे वायरस कब जिंदा है कि मर गया है, इन सब बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। और इन सब को छोड़ भी दिया जाए, तो जो स्टडीज हुई हैं उस पे ये दिखा गया है कि 1% से भी कम चांसेस है कि छू के फैला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग बंद कर देंगे, क्योंकि हम्म। अगर आपके हाथ में लगा हुआ और अपने आपने नाक और मुंह को छुआ, तो वो भी डायरेक्टली आपके सांस के थ्रू जा सकता है, जो आपको संक्रमित कर सकता है। यानी कि सीधा एक सा फंडा है कि टच कहीं से हो, हाथ साफ रखिए और अपने आप को सेफ रखें। अगला सवाल है, ये ब्लॉगर हैं ज्ञान करके हैं, एनी ड्रग टू बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी फॉर द चिल्ड्रंस इन द पैंडेमिक। मतलब अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया है कि हाँ। कोई। जी। जी। हाँ, ये कोई ऐसी ड्रग नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगी। जी। आपको अपना खान पान और आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंज होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को करता है, स्ट्रांग करता है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, शायद ये कोविड से रिलेटेड नहीं, लेकिन इम्यूनिटी से रिलेटेड है। बच्चों को अगर बहुत ज्यादा साफ एनवायरनमेंट में छोटे से रखा जाए, जैसे आजकल क्या हो गया है कि
हर सबको ये है कि कोविड से कहीं ये ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, हर चीज सैनिटाइज करने लगे हैं। ठीक है, शायद आज के जमाने में ये चीज सही लागू होती है, बट इसका एक साइड इफेक्ट भी आएगा। अगर हर एक चीज आप सैनिटाइज कर देंगे, एक छोटे से बच्चे की लाइफ से, कि आसपास कोई बैक्टीरिया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वायरस नहीं है, तो जो बच्चे की इम्यूनिटी बनती है वो तो बनती ही उन बैक्टीरिया और वायरस को से ही है, क्योंकि जब वो वायरस और बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करती है, जिसको हम अपनी इम्यूनिटी कहते हैं। अगर वो इतना साफ सफाई रखेंगे तो उसकी इम्यूनिटी कभी डेवलप नहीं करेगी और आगे जाके एलर्जी और इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम्म। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत ओवर साफ सफाई के ऊपर न जाएं। बेसिक नॉर्मल प्रिकॉशंस जो हम लोगों ने बताया गया है कि हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पे ही फोकस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे घर को दिन भर सैनिटाइज करते रहें। हाँ, अमूमन देखा गया है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग इतना अत्यधिक प्रिकॉशन रखते हैं कि आसपास की जो भी चीज मिले उसको सैनिटाइज कर देते हैं। बहुत सही सार्थक सुझाव आपने दिया है कि अमूमन पहले के लोग, कहा गया है कि बताते हैं कि उनके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा बिल्डअप होती थी क्योंकि वो हर इन्वायरमेंट को टच करते थे, घुलते मिलते थे, खेलते वगैरह थे। हाँ, आज के समय के हिसाब से अभी हम लोग घुल मिल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। लेकिन जैसा आपने बताया कि हर चीज को सैनिटाइज करके अपने आप को काफी सेफ जोन बनाने की क्रिएट ना करें। बहुत सही सुझाव दिया आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे सेफ जोन की बात आई तो एक सवाल ये भी उठता है कि आप और अब जैसे डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरुआत किया। क्या वो कितना हद तक वो सही है, कितना हद तक वो पेशेंट्स के लिए सही है, आपके लिए भी सही, कितना आप जस्टिफाई कर पाते हैं? जी। देखिए, ये इसके दो पहलू हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन एक बोन है, एक एक तरीके से एक वरदान की तरह हम लोगों को मिला है, और इसका मिस यूज भी हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे आज के टाइम में, जो पेशेंट को बिना छुए दूर से ही आ, उसकी सिर्फ प्रॉब्लम सुन के दवाई लिख देते हैं और छूते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। आ, तो ये चीज मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको एक बार एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने एग्जामिन नहीं किया, पेशेंट को छुआ नहीं, पेशेंट के लंग्स नहीं देखे, पेशेंट का पेट नहीं देखा, गला नहीं देखा, या जो भी उसके डॉक्टर के हिसाब से जो उसको सही लगता हो, जो देखना चाहिए, अगर एग्जामिन नहीं किया तो शायद आप कोई डिजीज मिस कर जाए। हो सकता हो कि वो कोविड संक्रमित है, नहीं है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आपको अपने प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपने ओपीडी में करता हूँ कि मैं पूरी प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहन के, फेस शील्ड पहन के, गाउन पहन के, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके, कोई भी अगर पेशेंट आता है तो उसका पूरा ऊपर से नीचे तक सारी एग्जामिनेशन करता हूँ। चाहे वो थ्रोट देखना हो, मुंह खोल के देखना हो, चाहे उसको कितना भी पास जाके देखना हो, वो पूरा एग्जामिन करता हूँ। क्योंकि बच्चा अगर या कोई भी पेशेंट हमारे पास आया है तो वो ये उम्मीद लेके आया है कि मुझे सही इलाज मिलेगा। अगर हम यही उम्मीद को हटा दें कि हम इलाज ही गलत कर दें, तो फिर हमारे डॉक्टर होने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे कि कुछ ऑनलाइन की जहां बात की आपने, अब जैसे मैंने एक पेशेंट देख लिया, हम्म। अब मैंने एक पेशेंट को देख लिया, समझ लिया। अब क्या है कि उसकी मैंने दवाइयां लिख दी। अब उसको ऑनलाइन मैं बुला सकता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉलिंग भी करके, कि मैं ऊपर से देख सकता हूँ कि बच्चे की कंडीशन पहले से ठीक है या नहीं है, या ऊपर से देखने में बच्चा कैसा लग रहा है। अगर उसकी दवाइयां ऊपर नीचे करनी है, या कुछ दवाइयां बदलनी है, कम करनी है, डोज बताना है, या टेक्निक बताना है, कुछ समझाना है, या मदर या फादर की कुछ क्वेरीज हैं, उन सबको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये अक्सर इसलिए, और आज के जमाने में जो लोग बहुत दूर रहते हैं तो छोटी छोटी चीजों के लिए इतना दूर तक ट्रैवल करना वैसे भी आज के एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में कुछ अगर डाउट है, तो प्लीज
उसको डॉक्टर को बताना चाहिए कि आप प्लीज आके फिजिकली दिखाएं, और तभी कोई अ, एक डिसीजन या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। और इसमें पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां तक एक बात आती है कि आजकल ये जनरल ये फैल गया है कि हॉस्पिटल जाने से डर लगने लगा है लोगों को, कि जी जी। हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको कोविड हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए, अगर हॉस्पिटल नहीं गए और बच्चा बीमार पड़ गया, या आप बीमार पड़ गए, तो भी तो नुकसान ही आपका है। बिल्कुल सही तो बात है। आप प्रॉपर प्रिकॉशन से, अगर आप प्रिकॉशंस को सही लेते हैं, जैसे मैंने जो 4 चीज समझाई थी आपको, कि आप वेंटिलेशन देखते हैं, हवा देखते हैं, क्राउडिंग देखते हैं, सैनिटाइजेशन देखते हैं, मास्क का पहनना देखते हैं, आई कवर देखते हैं, ये सब चीजों को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाने का। क्योंकि हॉस्पिटल में न जाना भी एक रिस्क है। बिल्कुल सही। इसमें साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि हम्म। हॉस्पिटल में न जाने के डर की वजह से एक और नई बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं लोग करा रहे हैं, या बहुत लेट करा रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रूटीन वैक्सीनेशन, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, बच्चों की जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप प्लीज हॉस्पिटल में जाने से डरे ना, प्रॉपर प्रिकॉशन से। प्रॉपर आप अपने डॉक्टर से स्पेसिफिक टाइम ले सकते हैं जब भीड़ कम हो, या उनसे डिस्कस करके स्पेसिफिक टाइम लेके आप जाके प्लीज अपने बच्चों की सारी इम्यूनाइजेशन को प्रॉपरली फॉलो करवाएं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और मैं जाहिर सी बात इस बात को कहना चाहूंगा कि आप जैसे डॉक्टर, अगर जागरूक डॉक्टर खुद भी रहें और अपने पेशेंट्स को जो जागरूक कर सकते हैं, अगर ऐसे डॉक्टर्स रहें तो कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो आपके पास आने से दूर रहेगा, क्योंकि आप फिजिकल एग्जामिनेशन को आपने बड़ा जोर दिया है। और ये जाहिर सी बात है, आप जैसे आपकी फेटर्निटी में, आपके इस प्रोफेशन में जहाँ फिजिकल एग्जामिन बहुत जरूरी होता है, उसको आपने एम्फेसाइज किया है। अगला सवाल एक और है शाइस्ता प्रवीण जी का। इन्होंने पूछा है, मेरे बेटे को जब भी फीवर होता है तो सर पर ज्यादा रहता है, बॉडी पर नहीं। बेटे की एज 5 ईयर्स है। डॉक्टर साहब, अमूमन मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा कि सीजनल बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। सीजनल बीमारी भी हो गई है और कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या समस्याएं हो। देखिए, पहला तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे जी देता हूँ जी कि जी। जो वो कह रही है कि फीवर होता है और सर गर्म हो जाता है, या हम्म हथेलियां या पैर गर्म हो जाते हैं। हम्म तो इसमें एक चीज ये समझनी है कि छोटे बच्चों की अक्सर सर और हथेलियां, पैर जनरल बॉडी से थोड़ा गर्म रहते हैं। इसके लिए आप, वो फीवर है कि नहीं है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थर्मामीटर से नापें। थर्मामीटर से या तो आप यहाँ पे नाप सकते हैं, या मुंह के अंदर नाप सकते हैं। तो अगर ये फीवर 100, आपका टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट या 38 सेल्सियस से ऊपर या वहां तक जाता है, तो इसका मतलब बच्चे को फीवर है। अगर हम्म उसके नीचे है, तो इसका मतलब बच्चे को फीवर नहीं है। शायद क्योंकि बच्चों के गर्म होने के रीजंस और भी बहुत, आजकल गर्मी है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैंने पंखा इसलिए ऑफ किया हुआ है क्योंकि माइक में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर टेम्परेचर अभी लिया जाए, तो मेरा टेम्परेचर 99 के आसपास आ जाएगा। हम्म तो हम्म इसका हम्म मतलब ये नहीं है मुझे फीवर है, हम्म क्योंकि मैं गर्मी में बैठा हूँ। तो इसी तरह बच्चों में भी होता है कि कई बार हम लोग बच्चों को ज्यादा कपड़ा पहना देते हैं, बच्चों को गर्मी के टाइम में गर्मी गर्म लगता है, तो उससे हम हम्म, लोग को लगता है कि हथेलियां या सर गर्म हो गया है। तो वो फीवर नहीं होगा। जी। हो भी सकता है, लेकिन आपको ये थर्मामीटर से चेक करना बहुत जरूरी है। और आज के जमाने में जो थर्मामीटर, वो जो दूर से जो थर्मामीटर यूज करते हैं, जो सर पे लगा के ऐसे देखते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। वो बिल्कुल इन एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो उसको प्लीज कोई रिलायबिलिटी नहीं है। आप डिजिटल थर्मामीटर जो प्रॉपर मुंह में या हाथ पे लगाया जाता है, उससे आप नापें और उसको रिलायबल माने। रिलायबिलिटी के बारे में आपने बताया है कि जो थर्मामीटर जो दूर से लोग चेक कर रहे हैं उसमें 100% रिलायबिलिटी न रखें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 100% में 50% भी ना रखें। 50% भी न रखें। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप। और लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जहां दर्शक हमारे बढ़ते भी चले जा रहे हैं और सवालों का सिलसिला भी लंबा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि 1 घंटे का हमारा सेशन किस तरह से बीत गया हमें पता भी नहीं चला। और सवालों का भी सिलसिला, और आपके प्रति लोगों का आभार, और संवाद के लिए भी लोगों का आभार है कि आप इस चैनल के माध्यम से आप जैसे लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों को थैंक जानकारी यू। मिल रही है।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल सवाल कहिए या लोगों के लिए सुझाव की बात कहें। क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को, जो बच्चों की ऐसे कोई समस्या हो, कोई परेशानियां हो, उससे पहले ही वो अपने उनको बचा के रख सके? यानी कुछ ऐसा इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं, उन्हें खान पान हो या उनके आज के समय के सीजनल बीमारियों से दूर रखें। सीजनल बीमारी जहाँ तक सीजनल बीमारियों का पिछले आपका क्वेश्चन था, सीजनल बीमारियों का भी, जी जी जी। कि सीजनल बीमारियां कई टाइप की हो सकती हैं। हम्म जैसे कि बारिश के समय में डेंगू ज्यादा बढ़ जाता है, ठंडी के समय में इन्फ्लुएंजा के वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाती है। सीजन चेंज होने से अगर सर्दी खांसी या कुछ और चीजें होती है तो ये एलर्जी का भी एक साइन है। जो जो आप बोल रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही है, ये बेसिकली एलर्जीज है जो बढ़ती जा रही हैं। जो हम्म। हम लोगों के आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जो पोल्यूशन है, गंदगी है, और प्लस गंदगी तो नहीं बोलूंगा, पोल्यूशन है, और जो कुछ लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है जिसकी वजह से एलर्जी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वो सीजनल हो सकती हैं। तो सीजनल में कई कैटेगरीज आती हैं, उसको बेटर रहेगा कि उसमें बहुत डीप में ना जाए। एलर्जीज और इन सब चीजों, बाकी सीजनल प्रॉब्लम्स को आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ज्यादा सही रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स कैसे दर्शक, सॉल्व मैं करनी है। डॉक्टर साहब रोकूंगा आपको, कुछ जो दर्शक आपके इस प्रोग्राम को चाहते हैं कि दोबारा भी आए, तो कुछ प्रोग्राम हम, जाहिर सी बात है, हम डॉक्टर साहब से समय लेके हम प्रोग्राम दूसरा भी एक रखने की कोशिश करेंगे, पार्ट 2 भी रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सीजनल चीजें जो बढ़ती हैं, एक कॉमन एक ये है कि अगर, हाँ, ऑब्वियसली अगर सर्दी खांसी या इस तरह की चीजें होती हैं तो आप जनरली ठंडी चीजें पीना या ठंडी चीजें खाना ये सब कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ठंडी चीजों का मतलब ये होता है कि वो छूने में ठंडा नहीं होना चाहिए। कॉमन जैसे नुस्खे हैं कि अमरूद है, केला है, दही है, लोग इसको ठंडा मानते हैं। ये हम्म। ठंडी नहीं होती जब तक वो एक्चुअली छूने में ठंडी ना हो। अगर आप दही को नॉर्मल टेम्परेचर पे खिलाएंगे तो वो फायदा करेगा। अगर अच्छा। आप केले को नॉर्मल टेम्परेचर पे खिलाएंगे तो वो फायदा करेगा। वो सर्दी नहीं बढ़ाने वाला। हम्म। तो ठंडी चीजें का मतलब ये होता है कि जो सच में उसका टेम्परेचर ठंडा ना हो, ठंडा हो, वो ठंडी चीजें आप अवॉइड करें। डायरेक्टली एसी की हवा, डायरेक्टली पंखे की हवा के अंदर न रखें। ये सब कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो सीजनल वेरिएशंस या ठंडी सी, जो ठंडी के मौसम में चीजें बढ़ जाती हैं, इसको रोकते हैं। गर्म पानी पिए आप। काढ़ा आजकल बहुत फेमस है और चर्चों में है, तो हम्म। काढ़ा भी एक अच्छी चीज है। अगर सही तरीके से बनाया जाए तो उस वो भी काफी हेल्प करता है गले को सूद करने के लिए। तो ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं। इसके अलावा जो कुछ टिपिकल जो टिप्स हैं, वो मेरी टिप्स ये रहेंगी कि बच्चों के साथ सावधानी में सबसे अहम चीज रहती है उनकी डाइट। अब जो डाइट में हम लोगों को हरी सब्जियां, फाइबर डाइट, ज्यादा ज्यादा पानी, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सैलेड, ये सारी चीजें ज्यादा खिलानी है, ना कि जंक फूड और ऑयली चीजें या बाहर की चीजें। इसके साथ साथ अब दूसरा क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, हम खिलाएं क्या? बिल्कुल सही बात है। आप एक टॉनिक दे दीजिए जिससे बच्चे को भूख लगनी शुरू हो जाए। जी जी। देखिए, ये भी एक मिथ है कि कोई ऐसी टॉनिक नहीं बनी जिससे आपके बच्चे की भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर केसेस में, जब तक बच्चा बीमार ना हो, ज्यादातर केसेस में बच्चे इसलिए नहीं खाते क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं, या वो इतना लाड प्यार मिला होता है कि वो बहुत जिद्दी और पैम्पर्ड होते हैं। इसलिए वो वही चाहते हैं जो उनका मन करता है, वो वही करना चाहते हैं। तो उनको वो चीज अगर नहीं खानी है तो नहीं खानी है, वो उनका जिद हम्म। होता है। तो वो किसी टॉनिक से आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं। और उसके लिए वो एक अलग सेशन है, सेशन हो सकता है उस पे। दूसरा, आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में बच्चों को, क्योंकि घर के अंदर लॉकडाउन है, कब से लॉकडाउन में 1 साल हो गया, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों से, नहीं, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे, घर तक कब तक रहेंगे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी है। तो इसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ
और इसमें बहुत रोल होता है कि बच्चों को हमेशा नेगेटिव न्यूज से दूर रखें। बच्चों के सामने आप नेगेटिविटी की बातें ना करें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। और बच्चों को ये न रखें कि हमेशा वो टीवी या मोबाइल के सामने बैठे रहें, क्योंकि आजकल उनका वो टाइम पास हो गया है और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनके टीवी या स्क्रीन को 2 घंटे से लिमिट करें और बाकी किसी और एक्टिविटीज में या फिजिकल एक्टिविटीज में एनकरेज करें। और अगर जैसे कि दोस्तों की कमी है, ये सब प्रॉब्लम्स है, तो इससे आप वर्चुअल जैसे है कि मोबाइल से वीडियो कॉलिंग से या इस तरह की चीजों से आप दोस्तों से या रिलेटिव से जरूर बात करवाइए। सबसे कनेक्टेड रखिए, तो आइसोलेशन फील नहीं होगा बच्चों को, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील कराइए। तो ये चीज काफी बहुत जरूरी है आज के जमाने में। यानी फिजिकल डिस्टेंस रखें, लेकिन सोशल अपनी डिस्टेंस न रखें। अपनी व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप है उनकी डिस्टेंस रखें। डॉक्टर साहब सोशल आपने डिस्टेंसिंग को बहुत फिजिकल डिस्टेंसिंग की तरह माने। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके किसी से बात ना करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। और तमाम दर्शक हैं जो आपको शुभकामनाएं धन्यवाद के साथ, सौरभ चित्रांशी जी है जिन्होंने आपको कहा है गेटवे टू एडुकेट द पीपल, सचिन मिश्रा जी ने आपने अपीयरेंस के आपके लिए कहा है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका काफी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब के साथ एक कमेंट्स थैंक यू। आया है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपके इस सेशन के माध्यम से लोग जरूर जागरूक हुए हैं, और एक एजुकेशन का पेरेंट्स एडुकेट का एक सेशन और मोटिवेशन प्लस उनके साथ जो मेंटल प्रॉब्लम आज के समय जैसे आपने बताया है, हम जरूर आपके साथ रखना चाहेंगे, जिससे पेरेंट्स जागरूक रहेंगे तो उनके बच्चों के भविष्य का निर्माण भी उत्तम और अति उत्तम होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस विशेष कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और अनमोल ज्ञान से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए। निश्चित तौर पे आपके इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थिति से हमारा कार्यक्रम भी सार्थक हुआ, और दर्शकों को जानकारियों का जो प्रश्नों का जो उनका प्रश्न थे उनके जवाब भी उन्हें संतुष्ट तौर पे मिले हुए हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः हम निश्चित तौर धन्यवाद पे आपका भी। आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ लोगों को काम आ सका और अवेयरनेस बढ़ाने में कुछ काम आ सका, क्योंकि मेरा तो एम यही दर्शकों है की जो कि उम्मीद है डॉक्टर साहब उस पे आप माने आप आने वाले हैं, दर्शकों को जानना चाहते हैं, ये सवाल कई हैं दर्शक, तो आप आने वाले हैं उनके उनकी जिज्ञासा को भी दूर करें और शीघ्र ही आप अपने बिल्कुल। द्वारा बताएं। मैं एक्चुअली मेरा मेन चीज यही है कि लोगों को समझ में आना चाहिए, लोग लापरवाही ना करें, क्योंकि ऐसे जी दौर पे लापरवाही होना से बड़ी दुखद चीजें नहीं है कि लोग इतने लोगों की जाने जा रही हैं और हम एक छोटे से मास्क को लेकर और छोटी छोटी चीजों को लेकर लापरवाही करें। मेरा बिल्कुल मकसद यही है कि लोगों को जागरूक बनाएं और लोग समझें कि हर एक जान कितनी प्यारी है। चाहे आपसे बहुत सारी जानें जुड़ी हुई हैं, चाहे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, और आपके एक छोटे से स्टेप से बहुत सारे लोगों की जानें बच भी सकती हैं, जिसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जागरूकता फैलाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, और किसी भी तरीके की अगर मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। और संवाद और आपके साथ हमेशा बना रहा है, और दर्शकों के उम्मीदों को और दर्शकों को जागरूक करने में हमेशा जो ये सार्थक कार्यक्रम शुरुआत हुई है वो निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थिति होने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज हमारे बीच डॉक्टर दिव्यांग पाठक जी उपस्थित थे। उन्होंने तमाम बच्चों से संबंधित परेशानियां, कोरोना में कैसे अपने बच्चों को रख सके सुरक्षित, और तमाम ऐसे सुझाव दिए जो पेरेंट्स अपने द्वारा उन्हें लागू करके अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ ऐसी कौन सी जानकारियां हैं, किस तरह से सीजनल बीमारियों से अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं, उसके बारे में भी तमाम उन्होंने सुझाव दिए। एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार की संवाद विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे हम अगले सेशन में नए एक्सपर्ट, नए टॉपिक और परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।